हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी के लिए जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस लाए हैं दोस्तों वो 6 नवंबर का क्वेश्चंस पेपर लेके आए हैं। ये टेस्ट नंबर हमारा 9 है। तो आइए हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कर की आधार की राशि बढ़ने पर, ठीक है, कर की दर भी बढ़ जाती है। यानी कि अमाउंट जब आप इंक्रीज करते हो तो टैक्स इंक्रीज हो जाए, अमाउंट घटाने से टैक्स क्या हो जाए, घट जाए। तो ऐसे कर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रगतिशील कर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रगतिशील कर बोलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस से राज्य सरकार ने बागान कंपनियों पर कृषि आयकर को समाप्त कर दिया था? यानी कि कौन ऐसा राज्य था जो मतलब वर्तमान का क्वेश्चन नहीं है, पहले कृषि आयकर को समाप्त किया था किसमें? बागान कंपनियों पे। तो बागान कंपनियों पे कृषि आयकर जो समाप्त किया था, कर्नाटक ने किया था दोस्तों। फर्दर 33 की बात करें, किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर आप सोच चुके होंगे, कोयम्बटूर होगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन और बता देते हैं। भारत का अगर पूछे मैनचेस्टर, तो भारत का पूछेगा तो अहमदाबाद। क्या होता है दोस्तों? अहमदाबाद। और ये दक्षिण का पूछा था, यही उत्तर का पूछ लेता, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत का कौन है दोस्तों? तो कानपुर। उत्तर भारत का क्या? कानपुर। ये तीन नाम आपको याद रखना है, कानपुर, अहमदाबाद और कोयम्बटूर। ठीक है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो को क्या कहा जाता है? देखिए जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक में जैसा कि आपको पता होगा कि टोटल 5 उसका विंग है। तो दो विंग को मिलाकर मेनली दो विंग वर्ल्ड बैंक में क्या करता है? IR, ये IBRD एक होता है, एक IDA होता है। मेनली यही दोनों क्या करता है? ऋण को प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्ट लोन विंडो जो है उसका नाम है IDA। ठीक है, IDA उसका उसका नाम है सॉफ्ट वाले को। ठीक है, लोन जो देता है उसको। IBRD और IDA दो तरह के हैं। अब यहाँ पे आगे अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और ये आपको याद रखना है। और स्थापना इसको 1944 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित राज्यों में भारत में सबसे कम जन्म दर कहाँ पे है? तो देखिए सबसे कम जन्म दर जो है दोस्तों वो सिक्किम में है। और सबसे अधिक की बात करें अगर, तो बिहार में। सबसे अधिक कहाँ पे है दोस्तों? अधिक जो है बिहार में, आपको याद रखना है। छठा की बात अगर हम करें कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के पास हवा के कण गर्मी प्राप्त होती रहती है। यानी कि हवा की कणों से गर्मी प्राप्त होती रहती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, अलगाव के कारण, आचरण के कारण, संवहन के कारण, या स्थलीय विकिरण के कारण। तो दोस्तों जो है स्थलीय विकिरण के कारण जो है पृथ्वी के सतह के पास हवा के कारण जो है गर्मी प्राप्त होते रहती है। नेक्स्ट है कि भारत में सिंचाई की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए भारत में सिंचाई की सबसे बड़ी नहर जो है, आप 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर और ऊपरी, ठीक है, बारी दोआब नहर। तो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है दोस्तों वो इंदिरा गांधी नहर से होती है। इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे पहले पंजाब में है, पंजाब के बाद इसका कुछ एरिया हरियाणा में है, और सबसे ज़्यादा एरिया जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। इसलिए जब कभी पूछता है इंदिरा गांधी नहर है कहाँ पे, तो राजस्थान में है। ये आप आंसर में होता है, लेकिन ये तीनों स्टेट में है, आपको याद रखना। मैक्सिमम एरिया इसका राजस्थान में है। 8 नंबर की आप बात करें कि हिमालय किस पहाड़ तरह के पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, आपको बताना है। तो हिमालय जो है एक तरह का फोल्ड वाला माउंटेन है दोस्तों, आपको पता होगा हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। 9 नंबर की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? देखिए पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या हुआ? जो पहले से हमको पूर्वजों से मिले हैं, जैसे कोयला, ये सब गैर पारंपरिक हो गया। कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में डीजल, ये किरोसिन जो सब होता है पेट्रोलियम में सारा आ गया। ये हो गया पारंपरिक। और गैर पारंपरिक जो बाद में हुआ, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब गैर पारंपरिक हो गया। तो वही कह रहा है गैर पारंपरिक नहीं है। तो सौर ऊर्जा तो गैर पारंपरिक है ही, पवन ऊर्जा भी गैर पारंपरिक है, ज्वारीय शक्ति भी गैर पारंपरिक है, और प्राकृतिक गैस गैर पारंपरिक नहीं है, ये हमको पहले से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक गैस, क्योंकि हमको नहीं वाला ही खोजना था। 10 नंबर अगर हम बात करें कि घाटपुरम थर्मल पावर प्लांट जो हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया है, ये 2021 का करंट अफेयर्स है, तो ये कहाँ पे है? तो देखिए घाटपुरम जो है, बताइए कहाँ पे है? आप सोच चुके होंगे ऑप्शन देख के दोस्तों। राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है घाटपुरम। घाटपुरम उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों?
भारत के गवर्नर जनरल, तो ये तो अब होता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपको आंसर याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो देखिए भारतीय संविधान में पहले शुरू में जब इसको ऐड किया गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, और बाद में इसमें एक ऐड कर दिया तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो आपको सबसे पहले ये भी बात याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो संविधान जब आया था तब नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। तो कब ऐड किया गया है दोस्तों? तो मेजर पोर्शन जो है वो 42वें में ऐड किया गया है। अब 42वां संशोधन कब हुआ था तो लोग इसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले 4 और 2 को जोड़िए, कितना होता है? 6। 6 का मतलब 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। अब किस कमेटी के मतलब कि रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, और इसको रसिया से लिया गया है। और जो 10 पहले था स्टार्टिंग में, और 11वां जो था वो 86वां संशोधन है। इसमें राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया था 2002 में दोस्तों। तो ये इतनी बात इसके बारे में याद रखना है, इसमें बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का अभ्यास, प्रसार प्रचार करना है। तो देखिए आपको पता है कि हमारे पास मौलिक अधिकार 6 तरह के हैं, है ना दोस्तों। यानी कि मूल अधिकार जो है 6 तरह का। समता का अधिकार 14 से 18 तक आता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से आता है? 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 2 ही हैं, इसमें 23 और 24, यानी कि इसमें ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं, और इसमें बालकों को जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले के लिए हो गया। फिर धर्म पर स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? तो 25, 26, 27 और 28 ये है। इसके बाद एक है यहाँ पे 4 तो दिया हुआ है। 5वां जो है दोस्तों वो क्या है? सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक शिक्षा का 29 और 30। और 6ठा भी हम आपको बता देते हैं, संवैधानिक उपचारों का, जिसमें आर्टिकल 32 सिर्फ आता है, जिसमें ये क्या होता है? रीट जारी किया जाता है। और 31 नंबर को अब हटा दिया गया है, आपको पता होगा पहले 7 था अब 6 हो गया। तो यहाँ पूछा था कि किस में प्रचार प्रसार धर्म के बारे में आप कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं दोस्तों? तो डी नंबर में कर सकते हैं। 27, 28, हाँ। तो सांस्कृतिक शिक्षा का प्रसार जो होता है वो डी नंबर में होगा। ठीक है। धर्म पर स्वतंत्रता का अधिकार, इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं? प्रसार कर सकते हैं। और ऑप्शन देख के भी आपको पता चल रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि 20-21 कभी सस्पेंड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार में 20 और 21 नंबर जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होता, आपातकाल के समय में भी। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद लेख आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अभी हम आपको बताएं कि 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 होना चाहिए। देखिए 3 स्लैब हम आपको बताते हैं, आप याद कर लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। 35, 30 का एक स्लैब है और एक 25 का। तो जितने भी संवैधानिक पद है ना, मतलब कि जो आपको जैसे राष्ट्रपति, एक तो आपको याद रखना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तीनों जो है ना वो 35 वाले हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्य में जो सबसे ऊंचा है गवर्नर, ये 30 वाले में क्या है? तो देखिए ये राज्यसभा, ठीक है, जो उच्च सदन है हमारा, और राज्य में विधान परिषद, ये दोनों आपको याद रखना। पहले वाले में 3 को याद रखना, दूसरे वाले में 2, और बाकी सारा क्या है? 25 में है। सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्री, ये सब किस में आते हैं? 25 में आते हैं। ठीक है। तो आप ये स्लैब से आप याद रखा कीजिए, आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। 15 के बाद अगर हम 16 में बात करें तो कह रहा प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में वार्षिक मेला लगता है? तो गंगा सागर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में लगता है, आपको याद रखना है। कहाँ लगता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में लगता है। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जॉर्जिया की राजधानी है? तो जॉर्जिया की राजधानी कौन है दोस्तों? बताइए। तो तिबिलिस। ठीक है। जो भी है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हमारा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? आपको बताना है गांधीवादी योजना किसने तैयार करी थी। महात्मा गांधी ने खुद तैयार करा था, कि एम एन रॉय ने तैयार करा था, कि ठीक है
S.N. नारायण ने तैयार करा था कि महालोह विनिस ने तैयार करा था? तो इस जो गांधीवादी योजना है दोस्तों, S.N. ठीक है, S.N. अग्रवाल आप याद रखिए, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना तैयार करी थी। 19 की अगर हम बात करें कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना में किया गया था? बाइबल योजना से, अगस्त प्रस्ताव से, या क्रिप्स मिशन से, या कैबिनेट मिशन से? तो आपको पता होगा कि संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन से करा गया था। किससे करा गया था? कैबिनेट मिशन से करा गया था। अब हम थोड़ा इसका डेट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। कब आया था? 1940 में। ठीक है, 8 अगस्त भी अगर डेट याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, इसके बाद क्या आया था? तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ था? यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये भी 9 अगस्त, इसका डेट भी आप याद रख सकते हैं, 1942। अब बेबेल योजना कब आई थी? तो 1945 में बेबेल योजना आई थी। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तो थोड़ा डेट भी याद रखा कीजिए, आजकल डेट भी पूछने लगे हैं। नेक्स्ट है कि जालियांवाला हत्याकांड हुए नरसांग के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो बंगाल का विभाजन हुआ था जालियांवाला घटना के पहले, या फिर रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ये आपको क्वेश्चन में बता रहा है, इल्बर्ट बिल पास हुआ था, या फिर मिंटो मार्ले सुधार आया था? तो आपको पता है कि जालियांवाला हत्याकांड 1909 में हुआ था, और ये किसके लिए हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पे सभा चल रही थी, उसके लिए हुआ था। सारे का डेट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, रॉलेट एक्ट 1919, इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, और मार्ले मिंटो 1909 में आया था दोस्तों। नेक्स्ट है छापामार युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब, शिवाजी, अकबर और बलराज राव? तो देखिए छापामार का नेतृत्व जो सबसे पहले वो शिवाजी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम 22 नंबर पे चले तो कह रहा है कुबत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद आदिल शाह? तो आप आंसर सोच चुके होंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो लोग सोचे वो बिल्कुल सही है। 23 नंबर में अगर हम बात करें कि बिजौलिया आंदोलन वर्तमान राज्य किस कृषि संघर्ष से संबंधित है? तो देखिए ये जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वो राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि गुजरात में खानदेश की विजय के लिए अकबर निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? यानी कि गुजरात में जब अकबर ने खानदेश पे विजय प्राप्त करी थी तो क्या बनाया था? बड़ा इमाम बाड़ा बनाया था, कि जामा मस्जिद बनाया था, कि बुलंद दरवाज़ा बनाया था, कि सिद्दी बसीर बनाया था? तो सबको पता है दोस्तों कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। 25 में अगर हम बात करें दोस्तों तो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक सेकेंड। तो 25 में कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी, तो बताइए किसकी हो गई थी? तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। 25 का आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। मिलंदे पोह, ठीक है, क्या है? बौद्ध स्थल है, कला का बोध है, बौद्ध का एक नाम है, या बौद्ध पाठ है, यानी कि बौद्ध किताब है या बौद्ध ग्रंथ है? तो सबको पता होगा ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पोह। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस आधार पे लाया गया था? तो आपको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था और ये अपना रिकमेंडेशन दिया था, और इसी रिकमेंडेशन के आधार पे 1935 का यहाँ पे आया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। 27 का ए हो जाएगा दोस्तों। अगर हम अपने क्वेश्चंस में 28 की तरफ चलें तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था? आपको बताना है दोस्तों। कलकत्ता सत्र 1920 वाले में, या नागपुर में हुआ था 1920 में? अब देखिए दोनों ऑप्शन दिया है तो दोनों में से एक गलत तो है ही। लाहौर का 1929 में, या हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन 1938 में? तो देखिए जो झंडा फहराया गया था वो रावी नदी के तट में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में फहराया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था, JL नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1929 में लाहौर में फहराया गया था। अगर आगे बात करें कि कौन बोला आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? तो देखिए ये जब स्वतंत्र भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में ये बात कही थी कि आधी रात के समय
जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा हाल के एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डेंगू संक्रमण के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने वाली, मतलब जोखिम मतलब पानी से होता है ऐसा बताना है। तो ये नई दिल्ली में की बात है। डेंगू नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा पानी से फैलता है बारिश के सीजन के बाद। 31 नंबर में अगर हम बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि भारत सरकार ने किस राज्य में शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 86 मिलियन का प्रोजेक्ट करा था। तो ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, ये नागालैंड के साथ किया गया है। तो 32 में अगर हम बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भाषा व्यापक रूप से नई दिल्ली में बोली जाती है? इसे भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक माना जाता है। तो हिंदी ही बोली जाती है। 33 की अगर हम बात करें तो कह रहा है ट्रांसिस्टिंग, ठीक है, एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TSS, जिन्होंने हाल में ही एक नई रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज की है, किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये सारा काम कौन करता है? नासा ही करते रहता है। तो 33 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नासा। 34 की बात करें धनु जात्रा वर्तमान में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये एक जो है उड़ीसा का फेस्टिवल है। तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि नीचे दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा है जो है महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है, आपको बताना है। तो महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सा है? मराठी। ये कोई भी बना सकता था। 37 की अगर हम बात करें कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें लगभग हम लोग 300 बुक के बारे में उसमें चर्चा किए हैं। तो इस बुक से बाहर कोई भी 2 क्वेश्चंस बिहार SSC में आने वाले हैं, वो बाहर नहीं आएगा। तो ये कल तक आप हमारे चैनल्स पे ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वो जो जितने भी बुक के क्वेश्चंस होंगे फिर आपके छूटेंगे नहीं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि पंचायत गठित करने का चुनाव पहले पूर्व किया जाना चाहिए। तो देखिए ये 6 महीना पहले सारा काम पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि विघटन के 6 महीना पहले वो पूरा हो जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है? ठीक है, कौन सा यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है? ठीक है, तो कालबेलिया है, योग भी है, रामलीला भी है। तो माछ जो है एक तरह का मध्य प्रदेश का ये लोक रंगमंच है। तो माछ वहाँ पे नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मलवा रीजन का ये क्या है? लोक रंगमंच है, यानी कि नृत्य कला है एक टाइप का ये। अब ये कह रहा आइटम शिक्षा किससे संबंधित है, यानी कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ये आइटम छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन ऐसा समझिए कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संघ, समावर्ती या राज्य सूची में? तो आपको पता है शिक्षा जो है किस सूची में है दोस्तों? समावर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। नेक्स्ट वन है कि पुटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आपको पता है कि पुटिंग शब्द गोल्फ में होता है। पुटिंग शब्द किस में होता है? गोल्फ में होता है दोस्तों। अब गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? ये 2022 का क्वेश्चन है, मतलब 2022 इसमें लगा दीजिए कि 2022 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? तो आपको पता होगा किस राज्य को दोस्तों? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, किसको? उत्तर प्रदेश को चुना गया सर्वश्रेष्ठ। 45 की बात करें कि PM आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के लिए, ये हटा दीजिए क्वेश्चन, ये इतना डेटा वाला। 46 की अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई के निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत एक समुद्री सीमा साझा करता है? आपको बताना है। तो भारत समुद्री सीमा साझा करता है इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ साझा करता है? इंडोनेशिया के साथ, आपको याद रखना है। वह निवेश जो आय के स्तर पर ब्याज दर पर निर्भर है उसे कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन कुछ ऐसा है, स्वायत्त निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रेरित निवेश। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग प्रेरित निवेश कहते हैं। नेक्स्ट मैंने भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसके मध्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा जो टोटल 11 देश से गुजरती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, कहा कि कहाँ से नहीं गुजरती है, ये पूछ लिया। तो जो देखिए केन्या से भी गुजरती है, नाइजीरिया से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है और युगांडा से नहीं गुजरती है। तो यही हमारा C नंबर आंसर होगा कि युगांडा से नहीं गुजरती है। ठीक है, समान तापमान वाले रेखा को क्या बोलते हैं? तो हमको पता है समान तापमान वाले को समताप रेखा या आइसोथर्म बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? आइसोथर्म। तो यही है, ये आइसोथर्म गलत से लिख दिया, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे समताप रेखा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में परत में न्यूनतम ऊंचाई यानी कि सबसे नीचे कौन सा परत है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं TS TM, थर्मोस्फेयर, स्टेथोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर। तो सबसे नीचे कौन सा है दोस्तों, तो ये ट्रोपोस्फेयर है, सॉरी थर्मो ऊपर का होता है, तो ट्रोपोस्फेयर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम लोग किसके क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों, साइंस के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चंस को। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हम लोग साइंस भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि दोहन यानी कि जलने की क्रिया क्या है, एक तरह का, किस तरह का ये है। तो आपको बताना है कि दोहन किस तो दोहन दोस्तों जो है आंतरिक धागा काटने की एक प्रक्रिया है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस पर बनता है, अफ्रीका पे, अंटार्कटिका पे, भारत पे या यूरोप पे। तो आपको पता है कि ओजोन का छिद्र जो है सबसे बड़ा कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका पे। इसके बाद कह रहा है कि अवरुद्ध पानी में, ठीक है, कोई ऊर्जा नहीं होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो आपको बताना है कि किस तरह का ऊर्जा होती है। अवरुद्ध का मतलब रुके हुए पानी में, ठीक है। तो ये इसमें स्थितिज ऊर्जा अगर रहता तो वो ज़्यादा सही होता। तो यहाँ पे विद्युतीय ऊर्जा आप मार सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसका हम वेरीफाई करते हैं। हाँ, तो इसमें भी ये विद्युत ऊर्जा इसलिए लगा सकते हैं कि जब पानी स्थिर रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह क्या होते हैं, इसलिए ये आप विद्युत ऊर्जा। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो मैं छोड़ देता हूँ उसको। वायु की क्षैतिज गति पर ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है, यानी कि क्षैतिज गति पे जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चालन बोलते हैं, चालन। अब ये उपयुक्त में से कौन सा भारत के लिए सबसे अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन हम दिखाते, तो आपको बताना है कि भारत का जो है ये सब में से कौन सा अपरंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय पवन और या फिर परमाणु शक्ति। तो ये परमाणु शक्ति भारत के लिए अपरंपरागत है। फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान कितना होता है, ठीक है, यानी कि फ़ारेनहाइट जब हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान का संबंध कितना है दोनों। तो सीधा सा बताना है कि फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान कितना होता है, कहाँ पे दोनों बराबर होता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है। तो -40 डिग्री पे होता है, आपको पता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। मोटरसाइकिल के अपेक्षाकृत नए मॉडल में निम्नलिखित में से किस पे विचार करें, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चंस हम 50 ही रखते हैं दोस्तों इस सेट में। हम आज इसके लिए सॉरी करते हैं, क्योंकि साइंस का क्वेश्चंस यहाँ पे जो हम सेलेक्ट, ये जो इस टेस्ट में क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो क्वेश्चन जब अच्छा है नहीं तो फिर आपका टाइम पास करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इतना ही माफ़ी चाहते हैं। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो ईडू टेस्ट सीरीज का जो संस्थान का टेस्ट सीरीज आता है वो आपका 10th नंबर पे आएगा। इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर लास्ट तक आ गए हैं तो कल आप ईडू संस्थान का टेस्ट सीरीज जरूर से देखिएगा, ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।